लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदना है? i3, i5, i7 या फिर i9? रैम कितनी जीबी की होनी चाहिए? 2 जीबी की, 4 जीबी या 6 जीबी या 8 जीबी? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ होना चाहिए या डीओएस डॉस होना चाहिए? अगर आप कभी भी अपना पहला लैपटॉप लेने जाते हैं तो सेल्समैन आपसे सवाल ऐसे ज़रूर करेगा, लेकिन रुको, क्या आपको इसके जवाब पता है? सो हाय गाइस, दिस इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग लर्न एंड चैनल। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको सवाल अपने आप से ही पूछना है कि आपको लैपटॉप चाहिए क्यों? क्या आपके पड़ोसी ने लिया इसलिए चाहिए, या फिर आपके फ्रेंड ने लिया, या फिर आपके रिलेटिव ने लिया, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने लिया है, या फिर ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, या फिर आप एज अ स्टूडेंट के लिए चाहिए, या फिर आपको बस दिखावा करने के लिए लैपटॉप चाहिए? तो अब दूसरी बात आती है कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप पे ले रहे हैं तो वो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो। और वही कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्यूटर में थोड़े चीप प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको लैपटॉप में थोड़ा बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ जो हमारा लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल भी होता है। इसका मतलब कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप डेस्कटॉप को कभी भी अपग्रेड करवा सकते हो, यानी कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लगवाए हैं उसको आप कभी भी अपग्रेड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन या अपनी रैम कभी बढ़वा नहीं सकते। और उसी तरफ एक चीज़ और बताऊं तो, जैसे अगर आपने डेस्कटॉप लिया है और अगर आपके डेस्कटॉप का सपोज करो कीबोर्ड खराब हो गया, तो आप सिंपली कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। या फिर आप जब शॉप पे जाओगे तो आपको सिर्फ कीबोर्ड कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आप अगर उसी तरफ अगर आपका लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी स्क्रीन या फिर माउस ख़राब हो जाता है, तो आपको पूरा का पूरा लैपटॉप लेके ही जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपने जिस चीज़ के लिए सही करने को दिया है वो उसी के चार्ज ले। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस बताया मैंने आपको डेस्कटॉप लेने के लिए और हमारे लैपटॉप लेने के लिए। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लैपटॉप चाहिए या फिर डेस्कटॉप चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए। तो दो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जिसके प्रोसेसर आते हैं, एक तो हमारी है AMD, दूसरा है इंटेल। तो घुमा फिरा के अगर आप एक मार्केट में जाते हो और लोगों से पूछते हो कि भाई मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, AMD वाला या फिर इंटेल वाला, तो सब लोग यही कहेंगे कि अगर आप 20,000 की रेंज से कम ले रहे हैं तो आपको AMD का लेना चाहिए, और अगर आप 20,000 से रेंज की ऊपर में ले रहे हैं तो आपको इंटेल का ही लेना चाहिए। क्योंकि जो AMD की जो पावर होती है 20,000 से कम में देखने में ज़्यादा अच्छी मिलती है कंपैरिजन टू 20,000 से ज़्यादा वाले लैपटॉप में। इसलिए कहते हैं कि जब आप इंटेल का लो तो 30 से 40,000 की रेंज में इंटेल का लो, और अगर 20 तक का ही लेना है आपको तो आप AMD का ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो इंटेल के प्रोसेसर है वो कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं। तो इंटेल के जो प्रोसेसर है वो हमारा है डुअल कोर आता है। इंटेल का i3, i5, i7, i9 तक के प्रोसेसर आते हैं। अब दोस्तों ये मत समझना कि i3 है वो थर्ड जनरेशन है, i5 है वो फिफ्थ जनरेशन है। तो ऐसा नहीं है। जो i3 i5 है ये सब एक मॉड्यूल है। तो इंटेल ने बेसिकली क्या करा है, अलग अलग वर्क को अलग अलग पावर में डिवाइड कर दिया है कि जब हमारा i3 होगा तो वो 2 कोर देगा, और जो हमारा i5 होगा वो 4 कोर देगा। अब कोर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसा बता सकता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक माउथ है, ठीक है। अब उसके पास खाना आ रहा है तो वो उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अब अगर मेरे पास दो माउथ आ गए, मतलब 2 कोर आ गई, तो मेरे पास दोनों में खाना आएगा, तो दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा, और वो जो एक काम कर रहा था वो थोड़ा कम हल्के काम करेगा, और जिसके पास 2 कोर होंगे वो थोड़ा जल्दी काम करेगा। तो यही मतलब होता है, जितनी ज़्यादा कोर उतने ही जल्दी से जो प्रोसेसिंग होती है वो उतनी ही फास्ट हो जाती है। तो जो सबसे पहले आया था वो डुअल कोर आया था, और जो जो अब चल रहा है 2020 में वो i9 का 11 जनरेशन चल रहा है जिसमें 8 कोर्स प्रेजेंट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप i3 का लेते हैं तो उसमें आपको 2 कोर देखने को मिल जाती हैं, और अगर आप i5 लेते हैं तो वहाँ पर आपको 4 कोर देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप i7 या फिर i9 लेते हैं तो वहाँ पर आपको 7+ कोर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है कि आपको अपने लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके काम क्या है। अगर आपको सिर्फ मूवीज़ देखनी है और ब्राउजिंग करनी है, या फिर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ i3 लीजिएगा।
लेकिन हाँ, क्योंकि काम तो आपका i5 भी कर देगा, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जब 2 कोर इतना काम कर सकते हैं आराम से, तो फिर 2 एक्स्ट्रा कोर लेने की क्या ज़रूरत है, उसमें क्यों पैसे लगाने, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ इतना ही काम है सिंपल वाला, तो आप i3 लीजिए। लेकिन अगर आपको उसी तरफ आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपका कोई ब्रांड से रिलेटेड काम है, जैसे ऑटो कैड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ये जितने भी सीएस की फील्ड में जितने भी स्टूडेंट है या फिर मैकेनिक्स में है, ठीक है, वहाँ पर आपको ऑटो कैड वगैरह चलाना है, तो आपको i5 ही लेना चाहिए, क्योंकि i3 के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को आराम से चला सके। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका छोटा मोटा काम है तो फिर आप i3 लीजिएगा, लेकिन अगर आपका मल्टीटास्किंग काम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने हैं बैकग्राउंड में, तो अगर आपको हाईली ग्राफिक वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप लोग i5 प्लस ही लीजिएगा। तो अब एक टर्म और आती है, जैसे अगर सपोज करो i3 है तो उसमें भी कुछ टाइप की जनरेशन होती है, जैसे हो गई i3 की 4th जनरेशन, i3 की 5th जनरेशन, i3 की 6th जनरेशन। तो ये कुछ जनरेशन होती है। अब ये जनरेशन क्या क्या होती है, तो देखो जो हमारी कोर होती है उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और सर्किट लगे होते हैं। तो जितने ही ट्रांजिस्टर कम करते जाएंगे उतनी ही जनरेशन बढ़ाते जाएंगे। अब एक एग्जांपल लो कि जो हमारी 4th जनरेशन थी उसमें 24 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन जब हमारा 5th जनरेशन और 6th जनरेशन आई उसमें जो ट्रांजिस्टर लगे थे और सर्किट लगे थे वो 14 नैनोमीटर तक के छोटे हो गए। तो यहाँ से जो इंटेल होता है वो कोशिश अपनी यही करता रहता है कि कैसे ना कैसे करके उनको और छोटा बनाया जाए, जिससे वो और कम पावर कंज्यूम करें और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट पावर बैकअप में मिल सके हमारे लैपटॉप को। तो जितनी अच्छी जनरेशन होगी उतना ही थोड़ा प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो भैया प्रोसेसर के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ देखनी चाहिए हमको, वो चाहिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे सपोज करो कि ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर के पास चीज़ आ रही है प्रोसेस करने के लिए, आ रही है, तो अब वो प्रोसेस करने के लिए वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करेगा। तो उस जगह पर जो हमारी रैम होती है वो काम करती है। रैम क्या करती है, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो या फिर आप कोई गेम चला रहे हो, तो उसका जितना भी डाटा होगा जल्दी से इनपुट और आउटपुट देने का जो काम करेगी वो वहाँ पे हमारी रैम का काम करेगी। तो इन शॉर्ट जितनी अच्छी रैम होगी उतनी ही जल्दी जो आपका आउटपुट और इनपुट तक का जो प्रोसेसर तक का ले जाने का टाइम है वो उतना ही कम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अगर i3 में आप 8 GB रैम या फिर 16 GB रैम दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे के 8 दरवाजे या फिर 12 दरवाजे हैं। तो क्या है कि प्रोसेसर तो बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी मेमोरी बहुत सारी है। तो क्या फ़ायदा जब उस प्रोसेसर का, जब वो उतना काम ही नहीं कर पाएगा तो उसे स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। तो वही बात आ जाती है कि अगर आप i3 ले रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 GB रैम तक ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप i5 या i7 पर जा रहे हो तो आपको कम से कम 8 GB रैम तो लेनी ही लेनी चाहिए। इसीलिए जितने भी हमारे जो लैपटॉप आते हैं i5, i6, i7, इसमें सब में आपको 8 GB तक ही रैम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लैपटॉप बनाने वालों को पता है कि जितनी ज़्यादा कोर या जितनी ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा होगा उतनी ही रैम उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर भी रैम की कुछ जनरेशन होती है, जैसे कि DDR1, DDR2, DDR3 या फिर DDR4। तो अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो हमारे DDR4 चल रहा है। DDR4 के अंदर सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है और उसी के साथ साथ बैटरी भी बहुत कम कंज्यूम करता है DDR4, और उसमें आपको अच्छी स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्टोरेज का मतलब ये है कि कितनी जल्दी वो इनपुट ले रहा है और कितनी जल्दी वो आउटपुट दे रहा है। और सजेशन मैं यही दूंगा कि अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेने जा रहे हो तो अच्छा होगा कि आप लोग DDR4 की ही रैम लें, चाहे आप 4 GB की लें या फिर आप 6 GB की रैम लें, लेकिन आप DDR4 की ही रैम लें। तो अब जो सबसे बड़ा कंपोनेंट आता है हमारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में वो आता है हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव भी अब दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है HDD जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक होती है हमारी SSD जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जो हमारी HDD होती है उसमें आपको स्पेस ज़्यादा देखने को मिल जाता है, अराउंड 1 TB, 2 TB, 4 TB या फिर 10 TB। यहाँ पर आपका जो प्राइस होगा वो कम होगा लेकिन उसकी स्पेस ज़्यादा होगी। और उसी तरफ अगर हम SSD की बात करें तो यहाँ पर आपको
जीबी तो कम देखने को मिलेगी, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसी तरफ दोनों के अपने अपने अलग फ़ायदे हैं, क्योंकि जो हमारा एसएसडी होता है उसके अंदर एक सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर जब वो घूमता है तो उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो हमारे उसके सिलेंडर के अंदर स्टोर होता है। लेकिन उसी तरफ जो हमारी एसएसडी होती है उसके अंदर छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं जिसके अंदर हमारा डाटा सेव होता है। तो इसीलिए जो हमारी एसएसडी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, और जो हमारी एसएसडी है वो थोड़ा नहीं कहो तो कि काफ़ी हद तक बहुत स्लो वर्क करती है। इसीलिए अभी तक जितने भी कंप्यूटर नए नए आ रहे हैं उसमें सब में आपको एसएसडी मिलेगी। अगर आपको ना मिले तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कि आप एसएसडी वाले ही लैपटॉप लो, क्योंकि जब एसएसडी लगती है और उसके अंदर जब विंडो इंस्टॉल होती है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी होता है वो इंस्टॉल होता है, तो वो बहुत फास्ट वर्क करता है। अगर आप एक तरफ मान के चलो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एसएसडी में इंस्टॉल है और एक तरफ आपका हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है, तो ऑब्वियसली आपका जो एसएसडी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा जल्दी खुलेगा कंपैरिजन टू आपके हार्ड डिस्क में। दोस्तों अब हमने बात कर ली ड्राइव की कि आपको कौन सी ड्राइव लेनी चाहिए, एचएसडी या एसएसडी। तो अब बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब सपोज आपने किसी शॉप से ऑपरेटिंग सिस्टम लिया तो वो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपको विंडोज़ डलवानी है या फिर नहीं डलवानी। तो अगर आप लोग विंडोज़ डलवाओगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है तो वो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, क्योंकि उस चार्ज में से वो लोग माइक्रोसॉफ्ट को भी चार्ज देंगे। लेकिन अगर आप लोग उनसे कह देते हो कि हमें विंडोज़ नहीं लेनी है, हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, तो वहाँ पर वो लोग आपको डॉस डाल के दे देंगे। अब बात आती है डॉस क्या है। डॉस है डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें काली लिनक्स आ जाती है, उबंटू आ जाती है जो कि एकदम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अब दोस्तों उसके बाद बात आती है डिस्प्ले की। जैसे ही डिस्प्ले का साइज या फिर उसका रिजोल्यूशन बढ़ेगा वैसे ही वैसे उसके जो प्राइस होंगे वो अप एंड डाउन होते जाएंगे। तो जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं उसमें आप देख लो कि आपका जो रिजोल्यूशन है वो कितना हो। अब आप लोग को पता तो होगा ही कि रिजोल्यूशन कैसा होता है। 720 में आपका हाफ एचडी होता है, 1080 फुल एचडी होता है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं कि उसका कितना रेजोल्यूशन है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर आप 1080 फुल एचडी की रिजोल्यूशन लेते हैं तो उसी के साथ साथ आपको एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड भी मिलने चाहिए। अगर आपको वहाँ पे एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। अब वो कैसे दिक्कत देखने को मिल जाती है वो अब बताता हूँ। तो जो आपका ग्राफिक कार्ड यानी कि जो आपका जीपीयू है वो क्या कर रहा है, वो आपको ग्राफिक्स दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर प्रोसेसिंग करके। क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो इतना लोड नहीं ले पाता है कि वो आपके सॉफ्टवेयर को भी संभाल पाए और आपके स्क्रीन के रेजोल्यूशन को भी अपनी प्रोसेसिंग दे पाए। तो इसलिए जो होता है वो आगे जाके काम डिवाइड होता है। जो स्क्रीन का जितने भी सारे कलर्स हैं या फिर जो उसके रिजोल्यूशन अप डाउन फ्रेम्स होते हैं वो सारे हमारे ग्राफिक देखता है, और जितने भी इंटरनल के जो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उसके जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारा सीपीयू देखता है। इसलिए दो टर्म आ जाती हैं यहाँ पे, सीपीयू जो कि हमारा चिप होती है इंटेल की, और जो जीपीयू हो गया वो हमारा ग्राफिक्स वाला हो। तो इसीलिए अगर आप लोग हाईली ग्राफिक गेम खेलोगे या फिर बड़ी बड़ी एडिटिंग करोगे तो फिर वहाँ पर आपको एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड कम से कम 4 GB या फिर 8 GB का तो होना ही चाहिए। तो ये तो सब बात हो गई कि आपको लैपटॉप कौन सा चाहिए। अब बात आती है कि उस पर मेकअप कितना होना चाहिए। मेकअप में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप 360 रोटेट कर रहा है या 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, या फिर उसकी बॉडी किस टाइप की है, जो उसका जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो किस टाइप का है, या फिर उसमें सेंसर है, या फिर कैमरा किस तरफ है, या फिर सबसे बड़ी बात आती है कि वो टच है कि नहीं है। मतलब कहने का ये कि उसमें पावर तो है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप कितना मेकअप करवा सकते। तो अब अगर आपको अपने दोस्तों को दिखाना है ये सब चीज़ें तो उतनी ही कॉस्ट आपकी बढ़ती। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, जो आपका लैपटॉप होगा वो बाहर से दिखने में स्मार्ट होना चाहिए या फिर अंदर से ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए। ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा और बेसिक सवाल यही आ जाता है कि आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये करिए कि आप लोग एक लिस्ट बनाइए और
देखिए कि आपको एचपी में कितनी कॉन्फ़िगरेशन में कितने प्राइस मिल रहा है और दूसरी तरफ डेल में कितनी कॉन्फ़िगरेशन में कितना प्राइस मिल रहा है, या फिर अदर कंपनी में कितनी कॉन्फ़िगरेशन में कितना प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने तक का लेना है या फिर कौन सी कंपनी पर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन से बताना चाहूँ तो आप लोग पहले एचपी से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग एसर पे जा सकते हैं, फिर आप डेल पे जा सकते हैं, उसके बाद आसूस पे जा सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों की मर्जी, आप कुछ भी देख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।